नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर हम लोग अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन चल रहा है, हमारा ऑनगोइंग एग्जामिनेशन जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जामिनेशन चल रहा है, जिसके अंदर आर्टिकल्स हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स का हम लोग क्विक रिकैप आज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जो लोग भी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स 1 से लेकर के 4 तक, आर्टिकल्स 1 से लेकर के 4 तक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में कहा गया है। तो 1 से लेकर के 4 तक में कहाँ तक है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 5 से 11 तक है सिटीजनशिप। 12 है फंडामेंटल राइट्स डेफिनेशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया है। 13 में है जो लॉज, फंडामेंटल के जो लॉज हैं वो है। आर्टिकल 14 में है लॉज विच इज़ रिलेटेड टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सभी लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। आर्टिकल 7 में है अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन, मतलब अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए आर्टिकल 17 में। ठीक है, 18 में बात करेंगे तो टाइटल्स है, प्रोहिबिशन, कोई भी टाइटल्स नहीं रखेगा, सिर्फ आर्मी पर्सन को छोड़ के कोई भी टाइटल्स नहीं रखेगा। आर्टिकल 18 में ये बात की गई है। 19 में कहा गया है स्पीच फ्रीडम प्लस मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑफेंसेस, आर्टिकल नंबर 20 में है ऑफेंसेस। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 में है लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में है। आगे हम बात करते हैं राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार आता है। 21 है राइट टू एजुकेशन। अच्छा, आर्टिकल 22 में है अरेस्ट प्रोटेक्शन, किसी भी आदमी को आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको आपको जो रिट्स हैं और जो प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो सारे बताए गए हैं आर्टिकल 22 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए आर्टिकल 23 की बात करें तो फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिशन। तो 23 आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी को आप फोर्स लेबर नहीं काम करवा सकते हैं, आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में बोला गया है कि चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज़ में नहीं मिलना चाहिए, मतलब कि फैक्ट्रीज़ में चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, चिल्ड्रन से आप फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करवा सकते। ठीक है, प्रोहिबिशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 में रिलीजन फ्रीडम टू प्रोपेगेट, मतलब कोई भी रिलीजन में आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आर्टिकल 25 में कहा गया है। आर्टिकल 26 में कहा है रिलीजियस अफेयर्स और प्रोग्राम्स, आप कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, आर्टिकल 26 में कहा गया ये बात। ठीक है, आर्टिकल 27 में टैक्सेस फ्रीडम टू रिलीजन, अब आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप आज़ाद हैं किसी भी रिलीजन के लिए, उस किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो आज़ाद हैं, कर सकते हैं ऐसा। आर्टिकल 28 में कहा रिलीजियस वर्शिप अटेंडेंस, वर्शिप अटेंडेंस का मतलब ये है कि आप किसी भी, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी रिलीजन्स, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में आप जा सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 28 में एक बात और कही गई है कि कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन में जा कर के, कोई भी रिलीजन में जा कर के, कोई भी जैसे कोई चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, तो कहीं भी अटेंडेंस बना सकता है, कहीं भी जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, कोई उससे रोक टोक नहीं करेगा, आर्टिकल में 28 में कहा गया। ठीक है, चलिए आर्टिकल में 29 में कहा है माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन, तो माइनॉरिटीज़ जो है उनका प्रोटेक्शन राइट्स है इसके अंदर आर्टिकल 29 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 में माइनॉरिटीज़ फ्री टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्री टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिया गया है। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ लोग जो हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। 31A स्टेट्स है एक्विजिशन स्टेट्स, जो कि 31A अब हटा दिया गया है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो था अब लीगल एक्ट बनकर रह गया, वो हट गया है। ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं। आर्टिकल 31B में लिखा है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस वैलिडेशन। ठीक है, तो जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं उसको वैलिडेट करने के आर्टिकल में 31B है। आर्टिकल 31C में जितने भी राइट्स अभी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसीज़ की भी होते हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सारे लॉज को सेव करने की बात होती है आर्टिकल 31C में। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़,
आर्टिकल 32 में कहा है एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, तो जो भी राइट्स हैं उसको इन्फोर्स करना। नेक्स्ट 33 में मॉडिफाई राइट्स, ठीक है, तो मॉडिफाई राइट्स 33 आर्टिकल में है। आर्टिकल में 34 में है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ जब इमरजेंसी लगता है ना उस समय लगता है मार्शल लॉ, ठीक है। मॉडिफाई राइट्स, अगर किसी का राइट्स को इमरजेंसी के टाइम में मॉडिफाई भी करना पड़ा तो ये बात आर्टिकल 33 में कही गई है। और आर्टिकल 32 में इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कहा गया। आर्टिकल में 35 इसके अंदर कुछ ट्रिक्स भी लिखे गए तो आप उसको पढ़ सकते हो, तो ठीक है, नहीं तो आप इग्नोर करो उनको। आर्टिकल नंबर 35 प्रोविजंस, तो प्रोविजंस क्या है, किस तरह से राइट्स के लॉ को बनाया जा सकता, तो मेक लॉ फॉर फंडामेंटल राइट्स, है ना, लॉज के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है क्या प्रोविजंस है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीपीएफसी, आर्टिकल में 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं इसे, ठीक है, आर्टिकल में 36 में। आगे बात करते हैं। चलिए, आर्टिकल में 37 में दिया गया एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसका एप्लीकेशन दिया है आर्टिकल नंबर 37 में, ठीक है। और ये भी बात कही है कि कोई भी जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में ना ही हाई कोर्ट में। आर्टिकल 38 में सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, इसके अंदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ठीक है, जो स्टेट के लिए बेनिफिशियल हो, वेलफेयर के लिए हो। 39 के अंदर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय स्टेट, तो 39 के अंदर वो सारे पॉलिसीज़ हैं जो स्टेट को फॉलो करने पड़ते हैं या पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। तो आर्टिकल में 39 में क्या है आपका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो स्टेट के होते हैं ना उसके बारे में बात की गई आर्टिकल में 39 में, जैसे रिसोर्सेज है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, पब्लिक हेल्थ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, हैप्पी इन्वायरमेंट देना है बच्चों को, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आर्टिकल में 39 में, ठीक है। आर्टिकल में 39A में क्या है जरूर समझिएगा। 39A के अंदर है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, ठीक है, तो इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, किसी तरह का, है ना। और फ्री लीगल एड, अगर किसी को लीगल एडवाइस चाहिए तो फ्री होना चाहिए, वो पेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 40 में है पंचायत्स, ठीक है, 40 के अंदर क्या है, एक पंचायत सिस्टम में हर स्टेट में पंचायत होना चाहिए। 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और असिस्टेंस देना किस किस को, जैसे ओल्ड एज लोग हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं, उनको भी क्या देना, असिस्टेंस देना। 42 के अंदर है मैटरनिटी लीव, 42 के अंदर क्या है, मैटरनिटी लीव है, ठीक है, जिसमें जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस देना है मैटरनिटी, और लोगों को काम करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए आर्टिकल 42 में। और उसके बाद वीमन अगर काम कर रही है तो उनको मैटरनिटी लीव देना चाहिए, कम से कम हाफ सैलरी देनी चाहिए अगर वो मैटरनिटी लीव में हैं तो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 43 की बात करते हैं, वेजेस फॉर वर्कर्स, वेजेस फॉर वर्कर्स 43 के अंदर बताया कि मिनिमम वेजेस होने चाहिए, प्रॉपरली वीक ऑफ मिलना चाहिए, ठीक है, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए आर्टिकल नंबर 43 में। 43A की बात करें, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, 43A के अंदर क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था कि 43A आर्टिकल में मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भी वर्कर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, 43A में दिया गया है। आगे बात करते हैं, 43B में इम्पॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की बात हो रही है 43B में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, सारे सिटीजन्स के लिए कानून सबके लिए सेम रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और पहला स्टेट जो था यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वो था गोवा, कौन सा था, गोवा था फर्स्ट स्टेट। चलिए 45 में चाइल्डहुड केयर बिफोर 6 years एंड एजुकेशन, ठीक है, तो 6 साल से पहले तक बच्चों का प्रॉपर नर्चरिंग केयर होना चाहिए 45 में। और ये भी बताया गया है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर चिल्ड्रन को बेसिक एजुकेशन 6 years तक मिलना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वो भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए 6 years तक, तो बच्चे की पढ़ाई होनी ही चाहिए, ठीक है। 46
SC ST के शेड्यूल ट्राइब्स के जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो सारे राइट्स होने चाहिए। कोई हैरासमेंट नहीं होना चाहिए वीकर सेक्शंस के लिए। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके साथ किसी तरह का हैरासमेंट नहीं हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये ध्यान रहे। 47 न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ में क्या है, टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ स्टेट कैन बी बैन एनी फूड और इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड ड्रिंक्स और ड्रग्स। जैसे वाइन और विस्की जो है आपको गुजरात में बैंड है, जबकि महाराष्ट्र में इट इज़ अलाउड। तो ऐसा ही हो सकता है कि कोई स्टेट जो है आर्टिकल 47 के हिसाब से पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हुए किसी भी फूड को बैन कर सकती है कोई भी स्टेट में, ठीक है। जैसे पान गुटखा तंबाकू जो है बिहार में बंद है, नहीं अलाउड है, उसी तरह से वाइन और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। कहाँ पर? बिहार में अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग स्टेट में पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्टेट वो पॉलिसीज़ अपना सकती है। 48 में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो 48 में क्या है, एनिमल एंड एग्रीकल्चर का केयरिंग की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, इम्प्रूव द ब्रीड्स एंड प्रेशर एंड प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ कॉज एंड काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, ठीक है। तो इसके अंदर जो बीफ खाते हैं लोग या फिर काव का हत्या करते हैं, तो वो सब चीज़ों को रोकने वाली बात हो रही है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का केयर करना है। 48 के अंदर 8A के अंदर है, अब देखिए जानवरों का तो केयर किया, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट का भी केयर करना जो है जिम्मेदारी है स्टेट का, कि ये इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है, कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 49 में क्या दिया है, मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस प्रोटेक्शन। इसके अंदर नेशनल मॉन्यूमेंट जो हिस्टोरिक हो या आर्टिस्टिक हो उसको प्रोटेक्शन करना है। 50 में क्या है, आर्टिकल नंबर 50 में क्या है, जुडिशरी को सेपरेट करना है, किससे, एग्जीक्यूटिव से। तो जुडिशरी अपना काम अलग करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना करेगी। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको पता है कौन कौन आ जाता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, तो प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 62 तक आता है बेसिकली, वाइस प्रेसिडेंट 63 से 71, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 एंड 75 आर्टिकल, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, ठीक है। और जुडिशरी आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक आता है। सुप्रीम कोर्ट 124 है। CAG जो है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो 148 से लेकर 151 तक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 51 पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस तरह से जो है हमारा आर्टिकल 51 क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद आर्टिकल में 4th A, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग से ऐड किए गए थे। अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि पार्ट 4 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि 51A जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, जिसमें कि 11th ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो 10 ड्यूटीज़ ऐड किए गए वो किसके आधार पर 10 ड्यूटीज़ ऐड किए गए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए हैं वो कौन सा आर्टिकल के हिसाब से, तो आपको पता है 10+1, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 11th वाला जो था वो है आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। तो 10th वाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में बात होगी। यूनियन के अंदर हम बात कर रहे होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 52, ठीक है। यूनियन के अंदर ही 3 बॉडीज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, और लेजिस्लेटिव के अंदर होता है पार्लियामेंट, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा होता है। प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 52 है, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 है और लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 है। जुडिशरी के अंदर बात करें तो 124 से लेकर 147 तक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल है और CAG जो आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए तो चैप्टर 1
तीन चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। तो यूनियन जो है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक है। ठीक है, चलिए आर्टिकल में 53 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 53 की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जब बात यूनियन की देखिए सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 52 में जो आपका है आर्टिकल नंबर, मैं आपको इसका ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, इसका जो ट्रिक है P ट्रिपल ई TRQCOI। ठीक है, P से आर्टिकल में 52 से स्टार्ट करेंगे, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल में 52 में है देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद क्या आएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड, आर्टिकल नंबर 53। फिर एग्जीक्यूटिव हेड के बाद क्या होगा, उसका इलेक्शन। फिर आर्टिकल 54 में इलेक्शन। फिर आर्टिकल में 55 में क्या होगा, इलेक्शन प्रोसेस। फिर T से टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। R से क्या होगा आपका, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, Q से क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। C कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। O से ओथ और I से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यही हम आगे देखने वाले हैं अभी आर्टिकल में। तो 54 में जैसा मैंने बताया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, P ट्रिपल ई बोला था मैंने, तो P से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया है ना, P से क्या हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और E से क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन का मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट से है। ठीक है, फिर E से इलेक्शन, 54 नंबर यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है इलेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 54 जैसा कि हमने बात कर लिया था अभी। फिर 55 के अंदर क्या है, तो 55, 56, 57 ये मैं आपको बता दिया जस्ट अभी। ठीक है, $55 के अंदर क्या बोला मैंने आपको, इलेक्शन प्रोसेस। 56 के अंदर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट और टेन्योर या ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। सभी लोग को पता है क्या ये बात, हाँ या ना, 5 ईयर्स का टर्म होता है। ठीक है, अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर 56 में टेन्योर क्लियर हो गया। 57 के अंदर री इलेक्शन होता है। ठीक है, 57 के अंदर री इलेक्शन होता है। 58 के अंदर क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 59 का मतलब कंडीशंस, O से ओथ है और I से इम्पीचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 61 में हमने अभी बात कर लिया था कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए उसके बाद 63 से लेकर के 71 तक, 63 से लेकर 71 तक बात होगी वाइस प्रेसिडेंट की। किसकी बात होगी, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात होगी। ठीक है, 63 से लेकर के कहाँ तक, 71 तक बात होगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो मैं आपको बारी बारी से बताते चलूँगा। क्लियर है सभी लोगों को? किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि किस तरह से हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, VCPETTODM। ठीक है, इस पर हालांकि एक ट्रिक भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो ठीक है। ठीक है, वाइस वी से हो गया। देखिए जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या पूछता है कि बेटा क्या बनोगे बड़ा होके, तो वाइस चांसलर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीटी बनोगे, या ओ से डीएम बनोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे। और टी से जो टीटी होता है ना रेलवेज में, वो वाला। ठीक है, तो वाइस चांसलर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीटी बनोगे,
ठीक है, या फिर डीएम बनोगे। तो इस तरह से आप 63 से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो चलिए, वी से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। सी से होता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, ठीक है। पी से होगा एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट एक्टिंग, ठीक है। मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे या इम्पीचमेंट लगाए, प्रेसिडेंट की नौकरी चली गई है या छोड़ के चला गया वो, या फिर छुट्टी पे है, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम करता है। ई से होता है इलेक्शन, क्या होता है ई से, क्या होता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। टी से वही होगा टेन्योर, टी से टेन्योर। उसके बाद फिर अगला जो टी है उससे होता है टाइम मस्ट टू फिल द वैकेंसी विद इन। अगर मान लीजिए जॉब छोड़ के चले गए हैं प्रेसिडेंट, तो 6 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओ से ओथ है, जो कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। और डी से होगा डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटीजेंसीज, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का काम सिर्फ अपने ऑफिस में ही नहीं है, जबकि राज्यसभा में भी उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। और एम से होगा मैटर रिलेटेड टू इलेक्शंस, तो मतलब जो विच कैन बी पोस्टपोन, तो मैटर रिलेटेड जो आपका इलेक्शंस है वो वाली बात हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वी से हो गया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। सी होगा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, पी से प्रेसिडेंट एक्टिंग, ई से होगा इलेक्शन, टी से होगा टेन्योर, टी से होगा टाइम टू फिल वैकेंसी, ओ से होगा ओथ, डी से होगा डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अदर कंटीजेंसीज, एम इज मैटर रिलेटेड टू इलेक्शंस, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो 54 हमने बात किया, 61 के बारे में हमने बात किया अभी जस्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब 63 वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। अच्छा, 64 मैंने जस्ट अभी बताया, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द क्या राज्यसभा। 65 में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, मैंने ये बताया था कि एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, 65 में, ठीक है। 66 की अगर हम बात करें, 66 में तो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, जो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ट्रिक जो है वो वीसी, वाइस चांसलर बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीटी बनोगे या डीएम बनोगे। और मैंने आपको प्रेसिडेंट के लिए ट्रिक क्या बताया था, PEEE, ठीक है, ट्रेडमार्क या ट्रेड रजिस्टर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, इसका जो ट्रिक है मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने देखा था, PEEE TR क्वालिटी चेक ओके, ठीक है। तो PEEE TR QC OI, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। 72 के अंदर जो है, आर्टिकल में 72 के अंदर, ठीक है, 71 तक तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के आर्टिकल नंबर 72 के बारे में, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स के बारे में बात होगी, ठीक है। चलिए, पावर्स, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट का किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट 74 के अंदर है एडवाइस टू प्रेसिडेंट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एडवाइस का वर्क है वो आर्टिकल नंबर 74 में। आर्टिकल नंबर 76 में अटर्नी जनरल के बारे में बात की गई, आर्टिकल 76 में अटर्नी जनरल, आर्टिकल 74 में एडवाइस टू प्रेसिडेंट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो चैप्टर 2 के बारे में बात हो रही है। चैप्टर 1 हमने यूनियन के बारे में बात किया, चैप्टर 2 है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो फिलहाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर चुके हैं, हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 79 नंबर आर्टिकल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि 79 आर्टिकल में कहा गया है कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए,
ठीक है, एक पार्लियामेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 79 के अंदर ये बात कही गई है। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 79 में दिया देयर शिल बी ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं अब एक बात और बता दूं कि ये जो पार्लियामेंट के बारे में बात है ये पार्ट 5 में आएगा। किसके अंदर आएगा? पार्ट 5 में। पार्ट 4 में था डीपीएसपी, 4A में था फंडामेंटल ड्यूटीज़ और पार्ट 5 में है पार्लियामेंट। तो चलिए 79 नंबर आर्टिकल में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट देयर विल बी ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 80 के अंदर है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंपोजिशन। आपको पता है कि राज्यसभा अपर हाउस बोलते हैं, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 81 के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है, तो हाउस ऑफ द लोकसभा में कितने सीट्स होंगे इसके बारे में बात किया जाएगा आर्टिकल नंबर 81 में। अपर हाउस पहले आता है इसीलिए 80 पहले लिखा गया, लोकसभा लोअर हाउस होता है इसलिए नीचे लिखा गया है, उसके बाद आया। 83 की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। 83 के अंदर क्या है आपका कि कितने साल। देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 82 भी है हमारा। 82 में रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर सीट्स थोड़ा ऊपर नीचे चेंज करना हो तो आर्टिकल नंबर 82 है। ठीक है, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स का रीएडजस्टमेंट होता है किसका? लोकसभा में और राज्यसभा में, अगर थोड़ा ऊपर नीचे जोड़ना घटाना है तो। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 84। 84 के अंदर क्वालिफिकेशन ऑफ द 84 के अंदर क्वालिफिकेशन ऑफ द क्या है आपका? 83 के अंदर भी होता है टर्म और ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो आपको लोकसभा 5 साल का होता है, राज्यसभा को मैंने बताया कि जनरली इसका जो टर्म होता है मेंबर का 6 ईयर्स का होता है, लेकिन 1/3 मेंबर जो है, ठीक है, टोटल अगर टर्म बात करें राज्यसभा का तो ये 6 ईयर्स का होता है, लेकिन 1/3 मेंबर्स जो है हर दूसरे साल जो है रिटायर हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 85th सेशंस प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 85th में के अंदर क्या है कि जो सेशंस होंगे, कौन कौन से सेशंस होते हैं। वैसे 84 भी है आपका। 84 में क्वालिफिकेशन की लोकसभा और राज्यसभा की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होगा वो बात हो रही है। ठीक है, एज क्या है? एज लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स, राज्यसभा बनने के लिए 30 ईयर्स है ना, ये सारी चीज़ें 84 के अंदर है। ठीक है, 85 के अंदर सेशंस प्रोपोगेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 85 के अंदर। 86 के अंदर प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस। 86 के अंदर सारे मैसेजेस भेजने की बात होगी। ठीक है, तो इस 86 के अंदर स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 87 के अंदर स्पेशल एड्रेस होता है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पेशल स्पीच होता है इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, 88 के अंदर मिनिस्ट्रीज एंड अटॉर्नी जनरल राइट्स। तो अटॉर्नी जनरल के जो राइट्स हैं कि वो कहीं भी बैठ सकता है, सीट एंड एड्रेस इन एनी सेशंस। अटॉर्नी जनरल लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाके बैठ सकता है 88 में, कोई इसको रोक नहीं सकता। ठीक है, 88 में। ठीक है, सभी लोग को क्लियर है? नेक्स्ट 89 चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के। तो डेप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो 89 नंबर आर्टिकल में है। ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। फिर 89 में क्या होगा? डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उपसभापति बोलते हैं इसे, तो उसका रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, 93 के अंदर क्या है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के। 93 के अंदर क्या है? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे लोकसभा के, उसके बारे में बात होगी 93 के अंदर। अभी फ़िलहाल स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, 94 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 94 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो रिमूवल ऑफ या रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाया जाता है या रिजाइन कर देते हैं, वो है आपका आर्टिकल नंबर 94 में। ठीक है, 95 के अंदर पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर टू एक्ट एज स्पीकर। 95 में क्या कि जो डेप्यूटी स्पीकर है
ठीक है, वो अब स्पीकर का काम करेगा। कब? जब वो 94 में जब छोड़ के चला जाता है स्पीकर। ठीक है, ठीक है। 98 के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट के बारे में बात किया गया। पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट के बारे में बात किया है आर्टिकल नंबर 98 में। 99 में क्या है हमारा? ओथ्स। ठीक है, 99 में क्या है? ओथ और अफर्मेशंस। तो ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बात की गई, जो शपथ ग्रहण होता है वो सारी बात होती है। 100 में वोटिंग इन हाउसेस, पावर एंड कोरम। ठीक है, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की गणपूर्ति। 100 लोग, मतलब आर्टिकल 100 के अंदर बताया गया है कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। जैसे कि 10% होने चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर हमें सेशन स्टार्ट करना है तो कम से कम 54, जैसे 545 मेंबर्स है सपोज। ठीक है, तो सर 10%, मतलब 55 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट टू स्टार्ट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर 55 लोग नहीं होंगे पार्लियामेंट में ना, मतलब लोकसभा में, तब तक जो है लोकसभा में अगर कम से कम 55 मेंबर्स नहीं होंगे, तब तक प्रेसिडेंट जो है वो अपना सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कम से कम 55 या 54.5, मतलब 55 या 55 से ज़्यादा लोग होंगे तभी कोरम होगा। कोरम मतलब गणपूर्ति है ना, संसद की गणपूर्ति। क्लियर हो गया? चलिए, 101, 102 जो है इन एलिजिबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनके पोस्ट से हटाने की बात होगी तो 101 और 102 के अंदर, आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है। क्लियर है? 101 और 102 के बारे में। ठीक है, 102 में तो डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। 103 के बारे में इनएलिजिबल एमपी कब होता है। 104 में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में। तो एक नेक्स्ट है 105 के बारे में। 105 में पावर ऑफ हाउसेस। क्या पावर ऑफ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के क्या क्या पावर्स हैं उसके बारे में बात की जाएगी। 106 में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स के बारे में बात की जाएगी। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर किसके अंदर है हमारा? आर्टिकल 106 के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 107 के अंदर है पासिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, बिल्स को पास कराना है। उस 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। आर्टिकल 109 मनी बिल्स है, स्पेशल प्रोसीजर होता है। 110 बिल्स के डेफिनेशंस हैं, मनी बिल्स के डेफिनेशंस हैं। 111 में है असेंट टू द बिल्स। 112 में है बजट। 113 में है एस्टिमेट्स। 114 में है अप्रोप्रिएशन बिल्स। 115 में है ग्रांट्स। 116 में है एक्सेप्शनल ग्रांट्स, वोट्स ऑन अकाउंट एंड क्रेडिट। 117 है फाइनेंशियल बिल्स। 118 है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। 119 है लॉज ऑफ प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। 120 है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। 121 है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। 122 है कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या चल रहा है उस पर कोर्ट का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, 123 में प्रेसिडेंट टू पार्ट्स ऑर्डिनेंस, जैसे बोलते हैं 1 2 3 ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जैसे पार्ट्स ऑर्डिनेंस ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर चैप्टर 4 में है हमारा, चैप्टर 4 में हमारी यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट। 125 में है सैलरी ऑफ जजेस। 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। 127 में एडहॉक जजेस। 128 में रिटायर्ड जज सिटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग। 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 132 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। 133 के अंदर एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल केसेस।
134 में क्रिमिनल मैटर सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, 134A में सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, 135 में पावर ऑफ फेडरल कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, 136 में लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 138 में एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 141 में बाइंडिंग लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर ऑल कोर्ट्स, 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, 144 में सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, 148 के अंदर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट, 149 में है ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पार्ट 6 की बात करें, द स्टेट्स 152 से लेकर के 237 तक है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, स्टेट लेजिस्लेचर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो कि 5 देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। पार्ट 7 आर्टिकल 278 द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 8 आर्टिकल 239 से 242 द यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 240 पंचायत, पार्ट 9A 243 P 243 ZG म्यूनसिपैलिटीज़। तो 243 P और ZG ध्यान रखेंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात हो रही है। पार्ट 9B की बात करें, आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। पार्ट 10 की बात करें, आर्टिकल 244 244A शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ है। पार्ट 11 की बात करें, 245 263 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की बात हो रही। पार्ट 12 की बात करें तो आर्टिकल्स 264 से 300 तक फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स है। 268 आर्टिकल में टैक्सेस कलेक्शन बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। आर्टिकल 300A में है राइट टू प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया गया। ठीक है। पार्ट 13 में 301 से 301 से 307 तक है इंटर कोस्ट विद इन ट्रेड कॉमर्स और इंटर कोर्स विद इन इंडिया। पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, पार्ट 4 के बारे में। तो पार्ट 4 के अंदर क्या है हमारा, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है। पार्ट 14 के अंदर हमारा क्या है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। आर्टिकल 309 में रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन सर्विंग अंडर यूनियन स्टेट। 310 के अंदर है टेन्योर। 311 में रिमूवल और डिसमिसल। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज। 312 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। 315 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ठीक है। 316 के अंदर है अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑफिस। ठीक है। आर्टिकल नंबर 317 के अंदर रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल के 318 के अंदर रेगुलेशंस। 320 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशंस। 321 एक्सटेंडेड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशंस। 323 के अंदर रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। उसके अंदर पार्ट 14A के अंदर बात करें तो आर्टिकल 323A और 323B ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात होगी। ठीक है। पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इलेक्शंस के बारे में बात होगी पार्ट 15 के अंदर। तो अब पार्ट 15 के अंदर इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 324 जो है 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए। 325 में एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। 326 इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। 327 जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 328 जो है पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजंस with respect to elections। 329 बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। पार्ट 16 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 330 to 342 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 की बात करें 343 से लेकर के 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है। पार्ट 18 में बात करेंगे आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360, ये इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस, याद रखिएगा। 352 360 एग्जाम में आता ही है। 352 नंबर है इमरजेंसी, 360 नंबर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। पार्ट 19 के बारे में करेंगे तो ये मिसलेनियस है। 361A प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 363 की बात करेंगे डिस्प्यूट्स इन एग्रीमेंट्स
इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स हो जाता है। फिर 363A में रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन स्टेट रूलर्स टू सीज एंड परसेस टू बी एबॉलिस्ड, प्राइवेसी परवेस टू बी एबॉलिस्ड। 364 में पोर्ट्स और एरोड्रोम्स के बारे में बात की गई है। 365 में डायरेक्शंस बाय यूनियन विथ रिस्पेक्ट टू फेल्योर। और पार्ट नंबर 20 में आर्टिकल 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 369 से 392 टेम्पोरल एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स। और पार्ट 22 में 393 से 395 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट एंड हिंदी एंड रिपील्स, हिंदी ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये हमारा इस तरह से पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्पीड को बढ़ा करके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मैं प्रोफेसर रविरंजन सर फिर से मिलूंगा आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।